हेलो एवरीवन। कुछ एक टर्म्स आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग मुझे वो टर्म्स को बता पाएंगे? चलिए, जैसे मैंने आपसे पूछा कि ट्रेट क्या होता है, कैरेक्टर किसे कहते हैं, या किसी के वो बाहर से हम उसके किसी कैरेक्टर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली वो कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या चीज़ें हमें दिख रही हैं, विजिबल हो रही हैं, जिसको हम कहते हैं, उसे क्या कहेंगे। ये कुछ दोस्तों, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे बच्चों की डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से बच्चों को कुछ एक चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। मैं अंजलि फ्रॉम बायोलॉजी आप लोगों के लिए आज एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ फ्रॉम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर जेनेटिक्स से, जिसमें कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जिसे बच्चे अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, उसे बच्चे समझ से रिलेट नहीं कर पाते हैं कि आगे जाके वो टर्मिनोलॉजी किस टॉपिक से रिलेट होंगी, कहाँ यूज़ होगी, जिसकी वजह से वो चैप्टर बच्चों की समझ में नहीं आता है। दोस्तों, ये चैप्टर है हमारा क्लास 12 बायोलॉजी के लिए, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें हम जेनेटिक्स के बारे में पूरी स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स एक्चुअली क्या चीज़ है, ये मैंने आप लोग को अपने पुराने लेक्चर में भी समझाया था। बायोलॉजी की वो एक ब्रांच है जिसमें हम जीन्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो इन टेक्निकल टर्म्स, इन साइंटिफिक टर्म्स अगर हम कहा जाए तो जेनेटिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the genes of the genetic material which is responsible for the expression of a particular trait or you can say the character। ठीक है, तो इसमें वो जो टर्मिनोलॉजीज़ आती है वो बच्चे ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली पढ़ लेते हैं, लेकिन जब वही मेंडल्स के लॉज आते हैं और वहाँ उन टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ होता है तो बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो उन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ पे बेस्ड है जिसमें आप लोगों को मैं उनके बारे में डिटेल में समझाऊंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम उन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्लास 12 बायोलॉजी, और इस चैप्टर का नंबर है 4। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। फ्रेंड्स, ये हैं वो सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो मैंने आपके लिए लिख कर रखा हुआ है, इसे मैं 1 बाय 1 आपको समझाऊंगी, और इन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में इनिशियल जब हम मेंडल्स के इनहेरिटेंस के पैटर्न को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जिसके बेसिस पे मेंडल्स ने अपने 3 प्रिंसिपल्स दिए थे, 3 लॉज दिए थे। तो ये वही टर्मिनोलॉजीज़ हैं। चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। देखिए, इसमें पहला जो आता है दैट इज़ कैरेक्टर। कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है? कैरेक्टर, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कैरेक्टर को डिफ़ाइन कीजिए तो कैरेक्टर आप किसे कहेंगे? तो फ्रेंड्स, कैरेक्टर एक्चुअली में ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बाहर से स्टडी करते हैं, जिसको हम बाहर से देख पाते हैं, विजिबल होता है। कैरेक्टर विल ऑलवेज बी विजिबल फ्रॉम द आउटर साइड। ठीक, तो ये एक फिनोटिपिक प्रॉपर्टी है जो कि ऑब्जर्व्ड बाय आउटसाइड ऑफ एन इंडिविजुअल, इसको हम कैरेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए लंबाई को हम देख रहे हैं, मान लीजिए आप अपनी लंबाई देख रहे हैं तो दैट इज़ रिप्रेजेंट्स अ कैरेक्टर। थिन और फैट कहते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फिनोटिपिक कैरेक्टर। तो ये हाइट, जैसे मेंडल्स ने अपने प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए थे, जिसमें 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स हमारे मोस्ट डिस्टिंग्विश कैरेक्टर थे, वो क्या क्या थे? उनमें से कुछ, जैसे कैरेक्टर को कैसे हम कहेंगे, स्टेम की हाइट होती है, ठीक, और फ्लावर के कलर को उन्होंने लिया था डिफरेंट फॉर्म में, और हेयर के कलर को हम यूजुअली जब भी हम मेंडल्स के लॉ को स्टडी करने के बाद आगे के कंटेंट को पढ़ते हैं तो वहाँ हमें हेयर के कलर्स आप देखते होंगे, किसी का हेयर ब्लैक है, किसी का हेयर ब्राउन है, किसी का हेयर बरगंडी कलर हो जाता है, या आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखिए कि गोल्डन ब्राउन कलर के हेयर्स हो जाते हैं। तो ये सब एक्चुअली में क्या है, दीज आर द जीनोटिपिक एक्सप्रेशन। जीन्स जो होता है वो किस तरीके से अपना प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन आपका एक्सप्रेस करके आपके डिफरेंट फिनोटिपिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कैरेक्टर होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाहर से जो कुछ भी हमें दिखता है वो हमें
उसको हम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स कहते हैं और वो फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर है हमारे पास ट्रेट। ट्रेट क्या होता है? देखिए, ये भी एक तरीके से कैरेक्टर ही है। ठीक है, लेकिन जो हमें कैरेक्टर विजिबल होता है वो कैरेक्टर आपके बॉडी के अंदर आपके गैमेटिक फॉर्म में किस तरीके से प्रेजेंट होता है, वो चीज़ ट्रेट कहलाती है। ठीक, जैसे एक इनहेरिटेड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस का मतलब मैंने आपको अपने पुराने लेक्चर में भी समझाया था। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? आपका द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, जैसे पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो फिनोटिपिक जीनोटिपिक इनहेरिटेंस आपका हो रहा है, मीन्स जो पेरेंट्स के अंदर गैमीट बने थे वही गैमीट हेप्लॉइड फॉर्म में जाके फ्यूज़ करेंगे। लाइक हम ऐसे कह सकते हैं, ये आपका एग हो जाएगा और ये आपका स्पर्म हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे हेप्लॉइड होते हैं। जब ये आपस में जाके फ्यूज़ करेंगे तो ये डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, और ये डिप्लॉयड जाइगोट के अंदर आपका इसका और इसका दोनों का कैरेक्टर होगा। तो ये गैमीट जब बन रहे थे, इन्हीं के अंदर कुछ स्पेशल जीन्स आए थे, वो जीन्स हमारे ट्रेट के जीन्स थे। तो हम कह सकते हैं पेरेंटल गैमीट इज़ नाउ ट्रांसफर्ड इनटू द प्रोजेनी। ठीक, तो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन्स हमारे ट्रांसफ़र हुए और जो पेरेंट के अंदर ये जीन्स फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहे थे वही आपके नेक्स्ट जनरेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो पासिंग ऑन हो रहा है, ये पासिंग ऑन आपका इनहेरिटेंस होगा और जो कैरेक्टर को लेके आ रहा है वो कैरेक्टर आपका ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, तो ट्रेट बेसिकली क्या है? ट्रेट आपका इनहेरिटेड कैरेक्टर है जो पेरेंट्स से बच्चे में आया, और ये आपका क्या क्या हो सकता है? टॉल और ड्वार्फ। देखिए क्या है, जब पेरेंट्स के अंदर गैमीट बनते हैं तो ये हेप्लॉइड फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन गैमेटिक फॉर्मेशन के पहले जब आपका माइटोसिस होता है तो ये हमेशा आपके डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं। तो ये गैमीट के अंदर आपका क्रोमोसोम जो डिप्लॉयड स्टेट में मौजूद होता है वो आपका एक ही जीन के दो डिफरेंट ट्रेट को कैरी करता है। समझ रहे हैं आप? देखिए ये है क्रोमोसोम। आपने पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम आपका इस तरीके से डिप्लॉयड स्टेट में यानी एक सेट में हमेशा मौजूद होता है। हमारे अंदर आपको पता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें 22 आपके ऑटोसोम्स हैं और 2 आपके सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो ये क्रोमोसोम्स आपके जो पेयर की हम बात करते हैं वो यही पेयर है कि आपका ये सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ये सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अगर हैं तो जो जीन्स इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए सेगमेंट या जीन्स हम कह सकते हैं इस क्रोमोसोम के अंदर होगा वही सेम इसके अंदर होगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हम एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, तो इसी जीन के दूसरा जो आपका ट्रेट होगा वो आपके यहाँ मौजूद होगा सेम लोकस पे, सेम लोकाई पे। अब आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि मैंने एक और टर्म यूज़ किया लोकाई और लोकस, वो मैं आपको बताऊँगी बाद में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या है टॉल और ड्वार्फ। तो इसमें एक जीन आपका टॉल का हो सकता है और एक जीन आपका ड्वार्फ का हो सकता है। ठीक है, अब अगर ये टॉल और ड्वार्फ का जीन कैरी कर रहा है, ये जिस भी इंडिविजुअल के अंदर गया डेफिनेटली वो इंडिविजुअल होगा तो टॉल ही, अगर वो F1 जनरेशन में है। लेकिन वो टॉल कैसा है? होमोजाइगस टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि इसमें इसके अंदर आपका टॉल और ड्वार्फ दो डिफरेंट कैरेक्टर हैं। तो इन कैरेक्टर को जब हम जेनेटिक फॉर्म में स्टडी करते हैं तो इन्हें हम ट्रेट कहते हैं। तो इनहेरिटेड कैरेक्टर सच एज टॉल और ड्वार्फ, ठीक, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। पर्पल और वाइट कलर ऑफ फ्लावर के डिफरेंट शेड्स हैं तो वो आपके डिफरेंट बिहेवियर को बताएंगे। कर्ली या स्ट्रेट हेयर, स्ट्रेट और कर्ली हेयर आपने टाइप्स ऑफ हेयर देखे होंगे, वो भी आपके डिफरेंट ट्रेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रेट। नेक्स्ट एलील और एलिलोमॉर्फ। एलील क्या होता है? अब ये जो आप कह रहे हैं ये जीन के 2 डिफरेंट फॉर्म्स ही हमारे एलील होते हैं। ठीक है, तो
ये जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनका जो एक्सप्रेशन होता है वो ट्रेट कहलाता है। और ये जो प्रेजेंट होते हैं, इस बॉडी को हम एलील कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम एलील कहते हैं। तो 2 और मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, जैसे मैंने बताया कि इस जीन के एक फॉर्म ये है और सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम के दूसरे क्रोमोसोम पे आपका ये अलग पोजीशन पे सेम पोजीशन पे लोकेटेड है, तो ये दूसरा एलील हो गया। ठीक, तो 2 और मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, जिसको हम फैक्टर भी कहते हैं, आर कॉल्ड एलील्स। दे ऑक्यूपाई आइडेंटिकल लोकाई और लोकेशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक, नेक्स्ट आएगा हमारा जीन। जीन तो आपको पता ही है क्या होता है, फिर भी मैं आपको यहाँ बताऊँगी जीन क्या होता है। एक सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो सेगमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर। ठीक, यानी किसी कैरेक्टर को जिसको हम देखते हैं, बाहर से ऑब्जर्व करते हैं, वो आपका डीएनए का सेगमेंट होता है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट। मान लीजिए ये इतना बड़ा डीएनए है, तो इतना बड़ा आपका ये सेगमेंट है जो आपकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हाइट के लिए ये पर्टिकुलर जीन है। देखिए क्या, डीएनए आपका बहुत लंबा होता है हमारे ह्यूमन सेल बॉडी में। ठीक है, लेकिन कितना डीएनए एक्सप्रेस होता है, उसमें सारे डीएनए एक्सप्रेसिव डीएनए नहीं होते हैं, उसके अंदर कुछ पार्ट ऑफ होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसको हम कहते हैं, सिर्फ वही एक्सप्रेस करते हैं। बाकी आपका एक रिपीटेटिव सीक्वेंसेस की तरह हमारा डीएनए का कुछ सम पोर्शंस रेडी करता है। इनफैक्ट हम ये कहेंगे कि डीएनए का मेजर पोर्शन आपका सैटेलाइट डीएनए कहलाता है, जो कि रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होता है और वो एक्चुअली में उसका जीन एक्सप्रेशन में कोई रोल नहीं होता है, बट इट डज प्लेज अ रोल। ये हमारा फाइलोजेनेटिक स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ इन नेचर बाय अ रीज़न। ठीक है, ये जीन वॉज क्वाइंड बाय जोहानसन इन 1909। ठीक है, जोहानसन ने इसको दिया था। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर एक अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, जब मेंडल ने काम किया था अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में, उस समय में मेंडल को ये पता नहीं था कि जीन जैसी कोई चीज़ भी होती है। ठीक, तो उन्होंने इनहेरिट करने वाली यूनिट को उन्होंने नाम दे दिया फैक्टर। तो फैक्टर आपका क्या है? एक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर। फैक्टर एक्चुअली तुम्हारा पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू द गैमीट। मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया है कि गैमीट ही है जिसकी वजह से हमारा जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। क्योंकि हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही मोड होता है कि हम गैमीट बनाएंगे और यही गैमीट आगे जाके फ्यूज़ करेंगे। क्योंकि हमारे गैमीट डिसिमिलर गैमीट्स होते हैं। स्पर्म मोटाइल होता है, छोटा होता है, एग थोड़ा एनलार्ज होता है, बड़ा होता है, और नॉन मोटाइल होता है। तो ये दोनों डिसिमिलर फॉर्म ऑफ एनाइसोगैमीट्स भी हम इनको कह सकते हैं। डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ गैमीट ऑलवेज फ्यूज टू मेक अ नेक्स्ट जनरेशन सीड। ठीक है, जाइगोट जिसको हम कहेंगे, और ये आपका आगे जाके फिर एक नया इंडिविजुअल तैयार करेगा। तो उस इंडिविजुअल के अंदर जो भी कैरेक्टर है वो आपके पेरेंट्स से ही आए, तो that zygote will represent the most of the character of their parents, either of the parents हम कह सकते हैं, male or female. An organism having identical alleles of factor for a character is called homozygous. अब देखिए क्या है, मैंने अभी आपको बोला कि हमारी बॉडी में सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब ये सेम सेट क्रोमोसोम जो हैं, ये आपके, मैंने यह भी बताया कि इनके पास अगर एक जीन है किसी ट्रेट को रिप्रेजेंट करने का, तो इस जीन का काउंटर पार्ट भी आपको सेम लोकस पे, जो इसका सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसके सेम पोजीशन पे ये लोकेटेड होगा। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था? एलील बोला था। ठीक, ये एलील है, तो ये एलील किसी भी इंडिविजुअल के अंदर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक, तो जब ये सेम होता है तो हम इसको होमोजाइगस स्टेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हाइट ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उस हाइट को हम मान लीजिए अगर टी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये टी इसमें कैपिटल फॉर्म में होगा और ये इसमें स्मॉल फॉर्म में भी, कैपिटल फॉर्म में सेम सेट पे भी होगा। ठीक है, तो अगर ये
कैपिटल टी है तो भी ये टॉल को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी तो ये टॉल को ही रिप्रेजेंट करेगा। बट हम जब जीनोटाइपिक स्टडी करते हैं, जिसको मेंडल ने जीनोटाइप को पता लगाने का कि F1 का जीनोटाइप, F1 अगर टॉल है लेकिन वो किस टाइप का टॉल है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो उसका हम जब पता लगाते हैं तो हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो दैट इज़ अनदर डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना देखिए कि जब हम पता लगाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कैपिटल टी है तो वो आपका कैरेक्टर जो होगा वो होमोजाइगस होगा, सेम टाइप की इनके अंदर एलील कंडीशन होगी, जैसे कैपिटल टी कैपिटल आर या रिसेसिव फॉर्म, या तो डोमिनेंट होमोजाइगस होगा या रिसेसिव होमोजाइगस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में कंडीशन क्या होगा आपका, डिसिमिलर गैमेट्स, मीन्स यहाँ पे कैपिटल टी हो जाएगा तो यहाँ पे आपका स्मॉल टी हो जाएगा। आप देख रहे हैं टॉल तो ये भी है, लेकिन ये आपका इसके अंदर जो जीनोटाइप है वो आपका डिसिमिलर फॉर्म में है, मीन्स ये आपका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट है। इस तरीके के डिसिमिलर गैमीट्स हमेशा आपको, डिसिमिलर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आपको हमेशा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में मिलेंगे, और होमोजाइगस कंडीशन आपको ऑलवेज सेल्फिंग से मिलेगी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि अगर हम मेंडल ने, जैसे हमने अपने मेंडल्स के लॉ में पढ़ा था कि प्योर ब्रीडिंग लाइन उन्होंने पहले तैयार की थी अपने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन को समझाने के लिए। इस क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में जो मेंडल ने बताया था उसमें हम दो डिफरेंट गैमेट्स को एज एन रिज़ल्ट पाते हैं, लेकिन उस क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन को कराने के लिए किसमें कराएंगे, जो एज अ पेरेंट चुना जाएगा उसका होमोजाइगस होना ज़रूरी है, तभी हमें बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक, तो उसके लिए मेंडल ने पहले प्योर ब्रीडिंग लाइन तैयार की थी, और ये प्योर ब्रीडिंग लाइन में उनको होमोजाइगस के दो डिफरेंट फॉर्म चाहिए थे, एक आपका डोमिनेंट फॉर्म चाहिए था, दूसरा आपका रिसेसिव फॉर्म चाहिए था। ठीक, तो डोमिनेंट और रिसेसिव को अलग अलग तरीके से पाने के लिए मेंडल ने पहले प्लांट के अंदर, यानी जिसको डोमिनेंट होमोजाइगस बनाना था या जिसको रिसेसिव होमोजाइगस बनाना था, उसके अंदर पहले उन्होंने सेल्फिंग करा दी थी। तो मेंडल का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था पाइसम सेटाइवम यानी मटर को चुनने का, कि मटर के अंदर सेल्फिंग तो अपने आप होती ही रहती है और हमारे पास रिज़ल्ट जो आता है वो बड़ा ही ऑथेंटिक आता है, और क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन तो हम आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से हम कराते ही हैं। तो मटर एक अपने आप में बहुत बड़ा लेने का रीज़न भी यही था कि इसके अंदर सेल्फिंग और क्रॉसिंग दोनों तरीके की टेक्निक ईजिली देखी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप बेसिकली आपका एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस होता है, बाहर से जो हमें दिख रहा है। ठीक है, जो हमें दिखेगा एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए हम हाइट को देख रहे हैं, हम किसी इंडिविजुअल की हाइट को देख के कहते हैं आपकी हाइट बहुत अच्छी है, इसका मतलब हम उसे बाहर से उसका एक वो कैरेक्टर देखते हैं कि उसकी हाइट कितनी अच्छी है। दूसरा कैरेक्टर क्या हो सकता है? इफ़ दैट पर्सन इज़ हैविंग गोल्डन हेयर और ब्लैक हेयर और यू कैन से कर्ली हेयर, तो वो हेयर के एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। हेयर तो सभी के पास है, लेकिन उन हेयर का टेक्सचर सबके पास अलग अलग है, कैरेक्टर अलग अलग है। किसी का कर्ली हेयर है, किसी का स्ट्रेट हेयर है, किसी का गोल्डन कलर है, किसी का ब्लैक कलर है। तो ये जो कलर हमें दिख रहा है दैट इज़ फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। ठीक है, ये फिनोटाइप हमेशा किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये कैरेक्टर आता कहाँ से है? ये कैरेक्टर हमेशा जीनोटाइप से इन्फ्लुएंस होता है, यानी जीन्स जो भी आपका जीन फ्लो हुआ है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसके ऊपर डिपेंड होता है आपका फिनोटाइप, और एनवायरमेंटल कंडीशन भी रोल प्ले करते हैं इस जीनोटाइप को बनाने में। ये हमारे 12th में ही एक चैप्टर आएगा जहाँ हम ये देखेंगे कि जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करने में एनवायरमेंटल कंडीशंस का बहुत बड़ा रोल होता है, कि हम जिस एरिया में रहते हैं, हम जिस जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया में रहते हैं, वहाँ जीन्स किस तरीके से एनवायरमेंटल कंडीशंस के इन्फ्लुएंस में बिहेव करेगा। या हम जब मान लीजिए कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में रह रहे हैं तो सेम जीन का बिहेवियर बदल जाएगा। मान लीजिए
हम गर्म देश में रहते हैं, ठीक है, और ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं, तो हमारा जो हेयर कलर है वो आप देखते हैं कैसा ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन या हमारा ब्लैक होता है। लेकिन वहीं आप कोल्ड कंट्रीज़ में चले जाइए तो मैक्सिमम आपको गोल्डन हेयर्स दिखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जीन्स तो वही है जो कलर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस के इन्फ्लुएंस में आके वो जीन्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो यही हम कह रहे हैं आपको कि जीनोटाइप और एनवायरमेंटल कंडीशंस ही आपके फिनोटाइपिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है हमारा जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? जिसको हम बाहर से देख रहे हैं वो अंदर से किस वजह से वो ऐसा दिख रहा है बाहर से, यानी कि डीएनए के ऊपर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, यानी कि जीन क्या है जिसकी वजह से हमको बाहर ऐसा दिख रहा है। अब जीन अगर आपका कैपिटल टी होगा तो भी आपका टॉल ही होगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो भी आपका टॉल होगा। तो हमें ये पता लगाना है कि दोनों ही टॉल हैं, लेकिन होमोजाइगस टॉल क्या है और हेट्रोजाइगस टॉल क्या है। इसके लिए हम एक अनदर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, लेकिन अभी हमको सिर्फ ये जानना है कि अगर टॉल है तो इसकी जीनोटाइप क्या होगी, और अगर ये दूसरा भी टॉल है तो इसकी जीनोटाइप क्या होगी, जो कि हमें ये बताएगी कि दोनों टॉल आपके होमोजाइगस हैं या हेट्रोजाइगस हैं, ठीक है। तो ये आपका जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है, हेट्रोजाइगस, ठीक। तो आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ठीक। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप टर्म वाज कॉइन्ड बाय जोहानसन। ये दोनों टर्म हमको जोहानसन ने कॉइन किया था, बताया था, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका स्पेशल टर्मिनोलॉजीज़ का डिस्कशन था, जिसमें मैंने आपको सारे स्पेशल टर्म से की इंफॉर्मेशन दे दी है। अब इन्हीं टर्म्स को यूज़ करेंगे हम मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के अंदर, जिसको कंडक्ट करके मेंडल ने अपना ऑब्जर्वेशन निकाला था और कंक्लूजन में उन्होंने 3 लॉज दिए थे, और ये वही 3 लॉज को हम जब डिस्कस करेंगे तो सारे कैरेक्टर हमको वहाँ पे यूज़ करने होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड आप कर पाए होंगे मेरे वीडियोस को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी। तो प्लीज़ मोटिवेटेड मी, एंड अगर मेरी वीडियोस में कुछ भी कमी आपको नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन मेरा खुला हुआ है, आप वहाँ कमेंट करके मुझे बताएंगे, और मैं अपने वीडियोस में उस चीज़ को इम्प्रूव करके आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी आऊँगी। थैंक यू।